वेलकम डियर स्टूडेंट्स। डिस्कवरी क्लासेज में एचआर सर आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं और स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग रीड कर रहे हैं एनसीईआरटी साइंस और एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 9 हम लोग रीड कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने बात की थी मानव में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है, मेंडल के आनुवंशिकता के नियम, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपयूहन का नियम, बहुत सारी बातें हमने रीड की। लेकिन आज की क्लास जो है उसमें जो प्रश्न अगर बनता है तो वह प्रश्न ऐसा बनेगा कि उस प्रश्न का जब आप आंसर लिखेंगे तो उसमें आपको टॉपिक की कितनी समझ है उसकी परीक्षा होगी। ठीक है, अगर आपने उस टॉपिक को समझा है तभी ही आप उसको लिख सकते हैं, क्योंकि प्रश्न कुछ इस प्रकार से बनेगा। प्रश्न क्या बन सकता है कि विकास से आप क्या समझते हैं, विकास से आप क्या समझते हैं। यहाँ विकास जो है वो कोई अर्थव्यवस्था वाला विकास की हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम विकास उसकी बात कर रहे हैं, जैव विकास की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? जैव विकास की बात कर रहे हैं कि जैव विकास किस प्रकार से होता है। कहते हैं ना कि पहले क्या कहते थे लोग कि मनुष्य जो है वह किससे परिवर्तित, किससे विकसित हुआ है, तो हम कहते हैं कि पहले मनुष्य क्या था? बंदर था। कहते थे उस्ताद हमारे, नाम था जिनका मुछंदर, इंसान था पहले बंदर, इंसान था पहले बंदर। ऐसा कुछ गाना पहले चलता था। तो इंसान पहले बंदर था और बंदर से मनुष्य बना है, तो यह जैव विकास हुआ है। तो यह जैव विकास हुआ कैसे है, इस क्लास में हम उसकी बात करेंगे, आपको समझाएंगे, कोशिश करेंगे पूरी तरह से आपके दिमाग में समझ ये टॉपिक बैठ जाए, आपको समझ में आ जाए। देखिए जैव विकास क्या है, तो बंदर था पहले और मनुष्य अब है। ठीक है, मतलब कुछ बंदर जो है दिखता मनुष्य जैसा है, दाढ़ी मूछे बना लेगा ना, थोड़ी बहुत पूंछ ऊँछ भी अंदर पैंट के अंदर दबा लेगा, तो वह कुछ ना थोड़ा बहुत मनुष्य के समान दिखाई देगा आपको, है कि नहीं है? हाँ, दिखाई देगा आपको मनुष्य के समान, लेकिन फिर भी बंदर में और मनुष्य में काफ़ी विभिन्नताएं हैं। तो ये विभिन्नताएं जो होती है ना, वो ही जैव विकास का आधार होती है। ठीक है, समझेंगे। मैंने आपको पहले बताया था, क्या बताया था कि जनन प्रक्रिया में विभिन्नता की प्रकृति अंतर्निहित होती है। जहाँ पर भी जनन होता है तो इसका मतलब क्या है, जो संतति होगी उसमें विभिन्नता जरूर होगी। क्यों? मैंने ये बताया आपको कि विभिन्नताओं के उत्पन्न होने के कई कारण हैं, विभिन्नताओं के उत्पन्न होने के कई कारण हैं, जिनमें से दो मुख्य कारणों की मैंने आपसे चर्चा की थी पहले भी। नंबर 1 कि विभिन्नताओं का पहला महत्वपूर्ण कारण क्या है कि जब डीएनए क्या होता है, पूरा नाम तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए में क्या होती है भाई? आनुवंशिक सूचनाएं होती हैं, यानी कि कौन सा लक्षण किस प्रकार से नियंत्रित होता है, किस प्रकार से प्रकट होगा, उसकी सारी सूचनाएं डीएनए में होती हैं। तो जब डीएनए की प्रतिकृति होती है, रेप्लिकेशन जब डीएनए का होता है, उस समय कुछ ना कुछ टेक्निकल मिस्टेक हो जाती है, कुछ ना कुछ प्रतिकृति के समय कुछ ना कुछ त्रुटि रह जाती है, और उस त्रुटि के कारण, चाहे वो थोड़ी बहुत ही त्रुटि होती है, ज़्यादा त्रुटि होती है ना तो वो मनुष्य, वो संतति जो है ना वो जीवित नहीं रहती, लेकिन थोड़ी सी त्रुटि जो है जिसको वह जीव बर्दाश्त कर सकता है, उतनी सी त्रुटि उसमें उत्पन्न हो जाती है, जिससे जो नया जीव उत्पन्न होता है वह थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है ना? तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि पहला कारण क्या है, डीएनए की प्रतिकृति में त्रुटियों का उत्पन्न होना। दूसरा क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में आपको पता है कि ऐसा जनन जिसमें नर व मादा दो जनक भाग लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, तो लैंगिक जनन में से जो संतति उत्पन्न होगी वह स्वाभाविक है कि वह संतति जो होगी वो माता पिता से बिल्कुल डिफरेंट होगी, कुछ अलग होगी। क्यों होगी? क्योंकि माता जो है वो भी पिता के समान नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है। माता अलग, पिता अलग, दोनों के लक्षण अलग। इसका मतलब क्या है? संतति कुछ डिफरेंट होने वाली है, विभिन्नता उत्पन्न होने वाली है। ठीक है, विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी उत्पन्न होती रहती हैं, और मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये विभिन्नताएं जो होती है ना वो पीढ़ी दर पीढ़ी संचित होती रहती हैं।
ठीक है। एक बच्चा उत्पन्न जो होता है उसमें अपने मम्मी पापा के लक्षण होते हैं, उनकी मम्मी पापा में उनके मम्मी पापा के लक्षण होते हैं, उनके मम्मी पापा में उनके मम्मी पापा के, मतलब उस बच्चा जो वर्तमान में जो बच्चा है, आपके सामने जो बच्चा है, उसमें उसके दादा दादी जी के भी कुछ ना कुछ लक्षण हैं। तो इसका मतलब क्या है, विभिन्नताएं जो होती हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती रहती है, बच्चा संचित होती रहती है। ठीक है। एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण से हम आप लोगों को समझाते हैं कि वास्तव में जैव विकास कैसे होता है। थोड़ा सा समय जरूर लगेगा लेकिन समझ में आ जाएगा। देखिए, हम बात करते हैं एक दृष्टांत की, एक एग्जाम्पल की। क्या दृष्टांत है, क्या कहानी है, उसको आप ध्यान से सुनेंगे। क्या कहानी है कि मान लीजिए कि 12 लाल भृंग हैं, बीटल्स। ठीक है, तीज वगैरह जो होती है ना, ऐसी है ना, तीज है, मधुमक्खी वगैरह, इनकी कोई बुआजी वगैरह ऐसे लगती है जिसको अपन बीटल्स कहते हैं, भृंग। ठीक है, तो 12 बीटल्स की अपन बात करते हैं। 12 लाल भृंगों का, लाल कलर की हैं। ठीक है, 12 लाल भृंगों का एक समूह हरी पत्तियों वाली झाड़ियों में रहता है। जैव विकास कैसे हुआ है, मतलब बिल्कुल डिफरेंट, बंदर से मनुष्य कैसे बन गया, इसको हम समझेंगे कि 12 लाल भृंगों का एक समूह जो है हरी पत्तियों वाली झाड़ियों में रहता है। ये बात ध्यान में रखेंगे। पहली लाइन मैंने आपको बताई है, 12 लाल भृंग हैं, हरी पत्तियों वाली झाड़ियों में रहती है। ये कितनी भृंग है, 12। ठीक है, अब क्या है, इनकी समष्टि, यहाँ समष्टि शब्द आया है। देखिए, अगर आपको अच्छे शब्द चाहिए ना तो वो किताबों में मिलते हैं, मार्केट में नहीं मिलते हैं, पड़ोसियों के पास नहीं मिलते हैं। ठीक है, आपके घर परिवार में नहीं मिलते हैं। अगर आपके घर परिवार में पढ़े लिखे लोग हैं तो वहाँ अच्छे शब्द आपको मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपको और भी अच्छे शब्द चाहिए ना तो फिर आपको बुक्स का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि बुक्स जो होती है ना वो बहुत अच्छे अच्छे महापुरुषों के द्वारा लिखी गई होती है और उनके पास अच्छे शब्दों की कमी नहीं होती है। तो अच्छे शब्दों का चयन करना बहुत ज़रूरी होता है आपके जीवन में भी और आपकी लिखावट में भी। देखिए क्या है, यहाँ समष्टि शब्द का मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन। जैसे मानव समष्टि है, मनुष्य की जनसंख्या है, यहाँ समष्टि का मतलब है इनकी समष्टि लैंगिक जनन द्वारा वृद्धि करती है। कहने का मतलब क्या है, ये भृंग जो होती हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, लैंगिक जनन करती हैं, नर व मादा जनक अलग अलग होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अतः इनमें विभिन्नताएं उत्पन्न हो सकती है। मैंने कहा अगर लैंगिक जनन है तो उनमें विभिन्नताएं होंगी। ठीक है, तो भृंग जो है उसमें लाल रंग की भृंग है 12, बीटल्स हैं 12, हरी पत्ती वाली झाड़ियों में रहती हैं। इतना समझ में आ गया होगा। और इनमें लैंगिक जनन पाया जाता है, तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि लाल भृंग है, इसलिए कोई ना कोई विभिन्नता उत्पन्न हो सकती है। हो सकता है इससे कोई हरे रंग की भृंग उत्पन्न हो जाए, हो सकता है उसके पीले रंग की भृंग उत्पन्न हो जाए। तो किसी भी रंग की बीटल्स उनसे उत्पन्न हो सकती है। होता है ना, किसी के मम्मी पापा गोरे होते हैं लेकिन वह खुद काला होता है मेरी तरह। ठीक है ना, तो संतान कैसे भी हो सकती है, मम्मी पापा चाहे कैसे भी हों, तो कुछ ना कुछ नई विभिन्नताएं उनमें उत्पन्न हो सकती है। ये पक्की बात है अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो। अब एक और देखिए, एक साथ में एक कल्पना कीजिए आप कि कौवे भृंग को खाते हैं। कौवा, है ना, झूठ बोले कौवा काटे, तो कौवा जो होता है वह इन बीटल्स को खाता है। अब हरी पत्ती में लाल बीटल्स किसी को दिखाई देगा तो कौवा क्या करेगा, जाकर के चोंच मारेगा, उसको खा जाएगा, क्योंकि एकदम क्लियर दिखती है ना। ठीक है ना, ये बात, ये समझिए आप इस बात को कि कोई भृंग को खाते हैं तथा कोई जितने भृंग को खाएंगे, जितने 12 भृंग हैं किसी समष्टि में, क्या 12 ही हैं, लेकिन कौवा उसको खाना स्टार्ट कर देता है, खाएगा तो उनको साफ दिखाई देंगी लाल रंग की, है ना, और कौवा उसको खा रहा है और खा जाएगा 2-3 भृंगों को, 2-3 बीटल्स को। अगर कौवा खा जाता है तो इतनी बीटल्स उनमें से कम हो जाती हैं। होती है कि नहीं होती है? ठीक है, इसका मतलब क्या है, आगे और देखिए। अब अन्य परिस्थितियों पर विचार करते हैं। ये तो एक सिंपल सी परिस्थिति हो गई कि कौवा आता है, उन भृंगों को खाने लग जाता है, लेकिन और क्या हो सकता है। प्रथम स्थिति में देखिए, प्रथम स्थिति में जो से मैंने चर्चा की थी कि जनन के दौरान नए रंग की भृंग उत्पन्न हो सकती है, हो सकती है। ठीक है भैया, मान सकते हैं भैया, मान लो हरे रंग की भृंग संयोग वंश उत्पन्न हो गई, लाल रंग की भृंग थी लेकिन किन्हीं 2 भृंगों में जनन हुआ और उनसे एक संतति उत्पन्न हुई, उसका रंग लाल नहीं था,
उसका अलग ही था। कैसा रंग का था? हरे रंग की भ्रंग उत्पन्न हो गई भाई उनकी पीढ़ी में। मजे हो गए। क्यों हो गए भाई मजे? क्योंकि हरे रंग की बीटल्स उत्पन्न हो गई, वो हरी पत्तियों में छुप जाएगी, कौवों को दिखाई नहीं देगी। ठीक है ना, तो बढ़िया विभिन्नता उत्पन्न हो गई। अगर लाल तो वो देख लेगा, और हरी जो है हरी पत्तियों में छिप जाएगी, कौवों को आसानी से दिखाई नहीं देगी, और कौवा इतनी आसानी से उसका शिकार नहीं कर पाएगा। पक्की बात है ना? बिल्कुल। अतः हरे रंग की भ्रंग से उत्पन्न संततियाँ भी हरे रंग की होंगी। अगर वो हरे रंग की बीटल्स अगर जनन करेंगी तो उनमें हरे रंग की संततियाँ होंगी। इन हरे रंग की भ्रंगों को हरी झाड़ियों में कौवा या कोये देख नहीं पाते हैं, अतः पीढ़ी दर पीढ़ी इनकी संख्या बढ़ती रहेगी। इसलिए हरे रंग की जो भ्रंग हैं उनकी संख्या तो बढ़ती रहेगी, और लाल रंग की जो भ्रंग हैं उनकी संख्या घटती रहेगी। समझ में आ गई होगी बात। कौवे ने क्या किया? लाल रंग की भ्रंग को तो समाप्त कर दिया। तो जो पहले कुछ समय बाद पहले जो लाल रंग की 12 भ्रंगें थी, वो कौवा खा गया उनको सबको। ठीक है, तो पहली स्थिति में हरे रंग की भ्रंग उत्पन्न हो गई। जब इतने समय बाद जो बच्चे उनको देखेंगे, जो मनुष्य उनको देखेगा, तो आप यही कहेंगे कि यार ये भ्रंग तो जो है ना शुरू से हरे रंग की है। उनको ये पता नहीं है कि नई विभिन्नताएं उत्पन्न हो गई है, हरे रंग की भ्रंग उत्पन्न हो गई है। पहले भ्रंग किस रंग की थी भाई? लाल रंग की थी। ठीक है, तो लाल रंग की भ्रंग कहाँ गई? उनको कौवा खा गया। ठीक है, इसको साइंस की भाषा में कहते हैं प्राकृतिक वर्ण या प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। तो कहने का मतलब क्या हुआ? जैव विकास कब होता है? जब प्राकृतिक वर्ण होता है। जैव विकास में प्राकृतिक वर्ण सहायक होता है। इस बात को आप ऐसे समझे, प्राकृतिक वर्ण प्राकृतिक चयन है। मतलब प्रकृति ने लाल रंग की भ्रंगों को नष्ट कर दिया और हरे रंग की भ्रंगों का चयन कर लिया। ठीक है, आने वाली पीढ़ियों को कैसी भ्रंग दिख रही है? हरे रंग की भ्रंग दिखाई दे रही है। ठीक है बच्चा, अब देखते हैं दूसरी स्थिति में क्या है। जनन के फलस्वरूप एक नीले रंग की भ्रंग उत्पन्न हो गई। ध्यान से सुनना, बहुत एक भी अगर आपने शब्द हमारा सुनने से छोड़ दिया तो इसका मतलब क्या है? अगला टॉपिक समझ में नहीं आएगा, अगली बात समझ में नहीं आएगी। बात क्या है? दूसरी स्थिति में जनन के फलस्वरूप नीले रंग की भ्रंग उत्पन्न हो गई। पहले किस रंग की हुई थी? हरे रंग की। अब किस रंग की उत्पन्न हो गई? नीले रंग की भ्रंग उत्पन्न हो गई। नीले रंग का बीटल्स उत्पन्न हो गया। नीले रंग का बीटल्स जो है वह हरी झाड़ियों में कौवा उसको भी आसानी से देख सकता था। अरे नीला जो है और लाल दोनों को देख सकता है ना कौवा, लेकिन हरा नहीं देख सकता हरी झाड़ियों में, इसलिए वो नीले रंग की बीटल्स को भी खाने लग गया। ठीक है, तो क्या हुआ भैया? आगे जो हुआ कि प्रारंभ में नीले रंग की भ्रंग जो है उत्पन्न ही तो हुई थी। नीले रंग की भ्रंग, उनकी संख्या कम थी, लेकिन लाल रंग की भ्रंगों की संख्या अधिक थी। प्रारंभ में नीले रंग की भ्रंगों की संख्या कम थी, लेकिन लाल रंग की भ्रंगों की संख्या क्या हो गई बच्चा? अधिक हो गई। लाल रंग की भ्रंगों की संख्या अधिक थी, लेकिन अचानक, ये खास बात सुनने वाली है भाई, अचानक क्या हुआ? अचानक वहां पर कोई हाथी आ जाता है। हाथी आ गया, आ ही सकता है ना भाई, आ ही सकता है। या अपन यूँ कहें कि मनुष्य के रूप में कहें कि मान लो कि गुजरात में ऐसे बढ़िया बढ़िया वैज्ञानिक रहते थे, ये मान लो आप, और वहाँ पर भूकंप आ गया तो सारे ब्रिलियंट आदमी वहाँ पर मर गए ना। ठीक है, नई जनरेशन उत्पन्न होगी कि नहीं होगी? होगी ना। वैसे ही क्या हुआ? जंगल में था भैया, वहाँ पर क्या आ गया भैया? हाथी आ गया। क्या आ गया? हाथी आ गया और हरी झाड़ियों को रौंद देता है। हाथी आ जाता है और जो हरी झाड़ियाँ थी ना उनको रौंद देता है। हाथी का पैर जहाँ पर रखते हैं वहाँ बेचारे जो बीटल्स थे लाल रंग के वो सारे फिनिश हो गए। बचे कौन से? हरे रंग के बीटल्स ही बचे। ठीक है, मान लो उसने पैर रखा जहाँ पर क्या थे? लाल रंग के बीटल्स थे। आई ना बच्चा, आप देखते हो ना डायनासोर का कंकाल मिला, कितना बड़ा डायनासोर होता है, लेकिन क्या हुआ? कोई प्राकृतिक आपदा आई और डायनासोर जो है वो सारे विलुप्त हो गए। ठीक है, ठीक है ना। तो इस प्रकार जैव विकास के दौरान उसका क्या हो गया? डायनासोर लुप्त होते गए। ठीक है, और नई प्रजाति का विकास हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर क्या हुआ? नीले रंग की भ्रंग ही बच गई, लाल रंग की भ्रंग हाथी के पैर के नीचे दब गई और वह नष्ट हो गई। कहना क्या चाह रहे हैं? उपरोक्त दोनों ही स्थितियों में प्रारंभ में जो दुर्लभ विभिन्नताएं थी, जो दुर्लभ विभिन्नताएं मतलब लाल रंग की भ्रंग थी 12, उसमें पहले हरे रंग की विभिन्नताएं, एक बीटल्स उत्पन्न हुई। ठीक है, और दूसरी स्थिति में एक
किसकी? नीले रंग की भ्रंग उत्पन्न हुई। ये ज़्यादा संख्या में नहीं थी, ठीक है। मुख्य लक्षण तो क्या था? लाल रंग का ही था। लेकिन जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ, कुछ परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हुई कि लाल रंग की भ्रंग दोनों ही परिस्थितियों में डिस्ट्रॉय हो गई और एक जगह नीले रंग की भ्रंग उत्पन्न हो गई और दूसरी जगह हरे रंग की भ्रंग उत्पन्न हो गई। तो यहां साइंटिफिकली हुआ क्या कि जो प्रारंभ में दुर्लभ विभिन्नताएं थी वो कुछ समयावधि के पश्चात सामान्य लक्षण बन गई, ठीक है। जैसे कुछ बंदरों में पूंछ था ना, लंबी पूंछ थी, वो ऐसे ऐसे थे, लेकिन धीरे धीरे मनुष्य में क्या पूंछ गायब हो गई। और जो पहले एक दो मनुष्य में गायब हुई होगी वहाँ पर पूंछ, लेकिन बाद में क्या है, सभी मनुष्य में वह गायब हो गई और बंदर से नया मनुष्य बन गया। उसी प्रकार यहाँ पर क्या हुआ, लाल रंग की भ्रंग जो थी ना वो सारी डिस्ट्रॉय हो गई, नई भ्रंग आ गई, एक हरे रंग की आ गई और एक नीले रंग की भ्रंग आ गई। तो हुआ क्या था कि वंशागत लक्षणों की आवृत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तित होती है। इसका मतलब क्या है कि जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, ठीक है ना, उनकी आवृत्ति बदलती रहती है, उनकी आवृत्ति बदलती रहती है। कई बार क्या होता है कि एक घर में सब लंबे लंबे व्यक्ति रहते हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि कुछ ना कुछ जीन ऐसा प्रवेश करता है, उसमें लंबापन जो है वो धीरे धीरे कम होता रहता है और अंततः उस एकदम अलग ही जनरेशन आ जाती है, छोटी छोटी जनरेशन भी आ जाती है, ऐसा भी हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि वंशागत लक्षणों की आवृत्ति जो होती है पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तित होती रहती है, ठीक है। अर्थात किसी समष्टि में कुछ जीनों की आवृत्तियां पीढ़ियों में बदल जाती है। लाल रंग का जीन जो है उसकी आवृत्ति बदल गई, ठीक है। पहले बहुत ज़्यादा संख्या में लाल रंग की बीटल्स थी, अब हरे रंग की है, नीले रंग की है, तो उनकी आवृत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो गई बच्चा, बदल गई, ठीक है। तो ये जैव विकास का प्रमुख आधार है कि वंशागत लक्षणों की आवृत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी बदल जाती है। यह जैव विकास का कारण है, याद रखना, ठीक है। अर्थात किसी समष्टि में कुछ जीनों की आवृत्तियां पीढ़ियों में बदल जाती हैं, सभी जीनों की नहीं। सभी जीनों की बदल जाएंगी ना तो एकदम अलग ही प्राणी बनेगा वह, ठीक है, उस प्रजाति से संबंधित नहीं रहेगा, ठीक है। दूसरी बात देखिए आप, यह जैव विकास की परिकल्पना का सार है। कौन सा? कि भाई कुछ समष्टि में कुछ जीनों की जो आवृत्तियां हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी बदल जाती हैं, ठीक है। यह है जैव विकास का सार है। और देखिए, प्रथम स्थिति में उत्पन्न विभिन्नता लाभदायक विभिन्नता थी। पहली विभिन्नता लाभदायक थी। लाभदायक विभिन्नताएं क्या होती हैं? जो जीव के अस्तित्व के लिए लाभदायक होती हैं। अरे हरे रंग की भ्रंग उत्पन्न हुई, ठीक है। हरे रंग की भ्रंग उत्पन्न होने का लाभ क्या रहा कि वह कौवों को दिखाई नहीं देती थी, उस कोये को दिखाई नहीं दे रही थी, वो लाल रंग की भ्रंग को शिकार करता था। लाल रंग दिखाई देता था, हरा रंग दिखाई नहीं दे रहा था। क्यों कम दिखाई देता था? पत्तियों में छुप जाती थी, ठीक है, इसलिए उसको ज़्यादा प्रयास करना पड़ता था। तो हरा रंग जो था वह उस भ्रंग के लिए क्या थी? लाभदायक विभिन्नता थी, लाभदायक विभिन्नता थी, ठीक है। तो और कौवों द्वारा इनका प्राकृतिक चयन हुआ था। अर्थात प्राकृतिक चयन जो है वह भ्रंग समष्टि को विकास की ओर ले जाता है। प्राकृतिक चयन हुआ ना कि उसने, प्रकृति ने किसका चयन किया? हरे रंग की भ्रंग का चयन किया, लाल रंग की भ्रंग का नष्ट किया उन्होंने, ठीक है, इस प्रकार, ठीक है। दूसरी स्थिति में क्या हुआ कि हाथी आ गया था भैया, हाथी मेरा साथी, लेकिन ये साथी नहीं था इनका। इन्होंने क्या किया? हाथी ने वहाँ की झाड़ियों को रौंद दिया ना, तो क्या हुआ भाई? लाल भ्रंग डिस्ट्रॉय हो गई। इसका मतलब क्या है कि एक दुर्घटना के कारण लाल भ्रंग नष्ट हुए थे। अतः छोटी समष्टि की बात करें, कुछ लिमिटेड जगह ही कुछ प्राणी रहते हों, ठीक है, वहाँ पर क्या है, इनकी संख्या जिनकी सीमित हो, तो वहाँ पर दुर्घटनाएं जो होती है ना वो किसी जीन की आवृत्ति को प्रभावित कर सकती हैं। दुर्घटनाएं किसी जीन की आवृत्ति को प्रभावित कर सकती हैं। जैसे अपन ये कहें कि एक सींग वाला गेंडा कहाँ पर पाया जाता है? एक सींग वाला गेंडा जो है वो भारत में पाया जाता है, और जहाँ पर वह रहता है ना, अगर वहाँ पर कोई भूकंप आ गया तो इसका मतलब क्या है? उनकी संख्या तो एक बहुत कम ही है। अगर वहाँ पर भूकंप आ गया तो वो क्या हो जाएगा बच्चा? वह गेंडा मर गया
तो आपको पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब क्या है, उसके जीन वहीं पर ख़त्म हो गए कि नहीं हुए, हो गए ना। हाँ, तो इस प्रकार क्या है कि दुर्घटनाएं जो होती है ना, किसी जीन की आवृत्ति को प्रभावित कर सकती हैं। कब? जब उसकी पॉपुलेशन कम हो, उसकी छोटी समष्टि हो, ठीक है, चाहे उसका उत्तरजीविता के लिए कोई लाभदायक के लिए कोई लाभ न हो। उसका कोई लाभ नहीं था वैसे। हरे रंग का जो है, हरे रंग को भी खा रहे थे, हरे रंग को क्या, नीले रंग को भी कौवे खा रहे थे। उसकी उत्तरजीविता में उस हरे रंग की कोई भूमिका नहीं थी। लेकिन हुआ क्या, दुर्घटना हो गई, हाथी आ गया, उसने कदम रख दिया, लाल रंग की भ्रंग नष्ट हो गई और नीले रंग की भ्रंग बच गई। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, जैव विकास का के लिए दूसरी महत्वपूर्ण बात या महत्वपूर्ण जरूरत क्या है कि छोटी समष्टि में दुर्घटनाएं जो होती है ना, अगर दुर्घटनाएं किसी जीन की आवृत्ति को प्रभावित कर सकती है। ठीक है, तीसरी स्थिति एक और बताइए कि भाई ना तो हाथी आए, दुर्घटना हो, और ना ही कोई लाभदायक विभिन्नता हो क्या। तीसरी स्थिति में क्या है, झाड़ियों में ही पादप रोग लग गया भैया। जो बीटल्स उन झाड़ियों की पत्तियों को खाती थी, पादप रोग लग गया। अब उनको खाने के लिए पत्तियां नहीं मिल रही थी, खाने के लिए पत्तियां नहीं मिल रही थी, तो क्या हो जाएंगी, वो बीटल्स जो होते हैं ना, वो कमज़ोर हो जाएंगी। देखिए, अब मैं डायग्राम से आपको बता देता हूँ। ये देखो यहाँ, ये तीसरी स्थिति है, थर्ड स्थिति है ना। फर्स्ट स्थिति भी समझाएंगे आपको। थर्ड कंडीशन में क्या है, ये भ्रंग हैं 10-12 बीटल्स हैं, 12 बीटल्स हैं, लेकिन क्या हो गया भाई, झाड़ियों में रोग लग गया। ये देखो पतली पतली हो गई ना, ठीक है, पतली पतली हो गई कि नहीं हो गई, ये पतली हो गई बीटल्स वगैरह सारी। फिर वापस से इनमें क्या हुआ, झाड़ियों में वो रोग खत्म हो गया, तो वापस से इनको न्यूट्रिशन मिल गया, तो यह है वापस से वैसे की वैसे हो गई। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि ये जो लक्षण जो है ना, जो शरीर में उत्पन्न होते हैं, ठीक है, जो परिवर्तन होता है ना, जैसे मान लो कि अगर आपको कि सलमान खान है, उसने बॉडी बना ली, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका जो बच्चा वगैरह, अगर बेटा वगैरह को या बेटी वगैरह जो उत्पन्न होगी ना, उसमें भी बॉडी बनी हुई आएगी, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी भी जो लक्षण कायिक कोशिकाओं में होते हैं, परिवर्तित होते हैं, जो अर्जित करते हैं, वो लक्षण अगली पीढ़ियों में प्रकट नहीं होते हैं। ठीक है ना। एक हलवाई है, सारे दिन मावा बनाता रहता है, तो उसकी बाई शेप क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका बच्चा जो है वो शुरू से ही ब्लस्ट जैसे कट्स वाला पैदा होगा या बाई शेप वाला पैदा होगा, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसे लक्षण जो कायिक कोशिकाओं में या ऐसे परिवर्तन जो कायिक कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं, जीवन के दौरान अर्जित किए जाते हैं, वो अगली पीढ़ी में नहीं जाते। तो कौन से लक्षण जाते हैं, कौन से परिवर्तन अगली पीढ़ी में प्रकट होते हैं? ऐसे परिवर्तन जो जनन कोशिकाओं में होते हैं, ऐसे परिवर्तन जो डीएनए में होते हैं, ऐसे परिवर्तन जो जीन की संरचना में होते हैं, ऐसे परिवर्तन अगली पीढ़ी में जाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि आनुवंशिक पदार्थ में जो परिवर्तन होते हैं वो ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। कायिक कोशिकाओं में जो परिवर्तन होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित नहीं होते हैं। इस बात को ध्यान में आप रखेंगे। यहाँ देखिए प्रथम स्थिति में है, ये देखो हरे रंग की भ्रंग उत्पन्न हो गई, एक उत्पन्न हुई थी शुरू में, ठीक है, एक उत्पन्न हुई थी, एक भ्रंग उत्पन्न हुई थी शुरू में, ये देखो यहाँ पर। लेकिन हुआ क्या भाई, बाकी को ये कौवा महाराज, देखो कौवा बैठा है, ये कौवा बैठा है, और ये कौवा क्या कर रहा है भाई, इन भ्रंग को खा रहा है, बीटल्स को खा रहा है। ठीक है, धीरे धीरे इन सब लाल भ्रंग कम होती गई और हरी भ्रंग जो है वो बचती गई। इनका प्राकृतिक चयन होता गया, प्राकृतिक वर्ण होता गया। ठीक है, और अंत में सबसे ज्यादा कौन सी भ्रंग हो गई, किस रंग की हो गई, हरे रंग की। इसका मतलब हरे रंग की पीढ़ी उत्पन्न हो गई, हरे रंग की बीटल्स उत्पन्न हो गई। हरे रंग, यह बीटल्स का जैव विकास हो गया। कहाँ से कहाँ तक, लाल रंग की भ्रंग से हरे रंग की भ्रंग बन गई है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ कि दुर्घटना हो गई। यहाँ प्रथम स्थिति में क्या हुआ, नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वर्ण हुआ। प्रथम स्थिति में क्या हुआ बच्चा, प्राकृतिक वर्ण हुआ। दूसरी में क्या हुई, दुर्घटना हुई। दुर्घटना, दोनों ही बातें क्या हो रही है, दुर्घटना से क्या हुआ, हाथी आ गया, हाथी ने यहाँ पर कदम रख दिया, और कदम रखते ही क्या है, ये लाल भ्रंग क्या हो गई, सारी डिस्ट्रॉय हो गई बच्चा।
क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। और बच गई कौन सी, बच गई कौन सी, सिर्फ हरे रंग की भ्रंग बच गई। ठीक है, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि दुर्घटनाएं जो होती है ना, छोटी समष्टि में जीन की आवृत्ति को प्रभावित करती है। दुर्घटनाएं छोटी समष्टि में जीन की आवृत्ति को प्रभावित करती हैं, जिससे भी जो भी जैव विकास का एक मुख्य कारक है। ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई, दूसरी कंडीशन में हो गई दुर्घटनाएं। दूसरी बात क्या हो गई, दुर्घटनाएं हो गई भैया। ठीक है, ऊपर प्रथम स्थिति में प्राकृतिक वर्ण हुआ, दूसरी में दुर्घटनाएं हुई। दुर्घटनाएं क्या करती हैं, छोटी समष्टि में जीन की आवृत्ति को प्रभावित करती हैं। तीसरी स्थिति क्या है, ऐसे लक्षण हैं जो कायिक कोशिका में हुए थे। ठीक है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित नहीं होते हैं। ठीक है, तो पोषकों की कमी के कारण यहां पर कुछ चेंजेस हुए। इसका मतलब ये कंडीशन जो है वो जैव विकास में सहायक नहीं है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी कुछ खास कहानी जैव विकास के बारे में। अगर क्लास अच्छी लगी है तो इसको शेयर करना ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। ठीक है, आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।